हाईवे के पास के जंगल में आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल रहा और बताया जा रहा है कि महुआ चुनने के लिए असामाजिक तत्वों ने आग लगाई होगी और ये आग फैलते हुए बीच जंगल तक पहुंच गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने आनन फानन में ब्लोअर की सहायता से आग बुझाने की कोशिश की और आपको ये बताएं कि नीमिया घाट बाजार और लाल बाजार के बीच जंगल में आग लगी है, जिसमें पेड़ पौधों के साथ जीव जंतुओं पर भी खतरा मंडरा रहा है। रामगढ़ से बड़ी खबर है। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा घायल हुए हैं। रामगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान जयंत सिन्हा के घायल होने की सूचना है। बाइक रैली में गाड़ी से गिर गए हैं सांसद जयंत सिन्हा। हाथ और पैर में चोट लगी है और चोट के बाद सांसद का इलाज कराया गया है। तो हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा घायल हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाइक रैली थी जिसमें बाइक से ही जयंत सिन्हा गिरे हैं। घुटने में चोट लगी है जिससे वो दिखा भी रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान बाइक रैली में शामिल हुए थे और इसी दौरान गाड़ी से वो गिर पड़े। रामगढ़ में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आज जन सैलाब उभरा सड़कों पे। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ममता देवी को न्याय देने के लिए लोग उमड़े थे और सच पूछिए तो लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी न्याय देने वाली एजेंसी है और जनता तय कर लेती है। जनता जनार्दन होती है, सर्वोपरि होती है और जनता ने तय कर लिया है। पिछले चुनाव में सुनीता चौधरी चुनाव हार गई थी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का अलग उम्मीदवार था, आजसू का अलग उम्मीदवार था, लेकिन इस चुनाव में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी जा रही है और यह चुनाव भाजपा आजसू गठबंधन भारी मतों से विजयी बनेगी। मुझे 2 बार जाने का अवसर मिला है, मैंने देखा है लोगों में उत्साह है। मुझे लगता है कि एनडीए की अवश्य जीत होगी। 2 नंबर पे बटन दबेगा और केला बनेगा, केला जीतेगा। केला बनाना है और हम लोगों को उसको जिताना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों की जीत होने वाली है। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ईमानदारी से हम लोग लगे हैं, जनता के बीच गए हैं और रामगढ़ की जनता इस सच्चाई को भली भांति जानती है और हमें लगता है कि कोई भी प्रमुख हो जाए, चूल्हा प्रमुख हो जाए, किचन प्रमुख हो जाए, रामगढ़ की जनता अब आजसू को रामगढ़ में विजय नहीं दिलाने जा रही है, क्योंकि उसके शासनकाल का लूट और शासनकाल का शोषण रामगढ़ की जनता को आज भी याद है। पूर्व विधानसभा स्पीकर और बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में नए सदस्यों को स्पीकर मौका नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों को पीठासीन के तौर पर सदन को चलाने का मौका देना चाहिए ताकि उन्हें भी सदन की कार्यवाही संचालन का अनुभव हो। इधर स्पीकर ने आरोपों पर सफाई दी और कहा कि नए सदस्यों में हिचकिचाहट होती है, वहीं सदन में जो सदस्य बैठते हैं उनका लंबा राजनीतिक अनुभव होता है, लेकिन उनका प्रयास होता है कि सभी को बोलने का मौका मिले। भाई कोई गर्व से तो सीख कर आता नहीं, कोई अभिमन्यु तो है नहीं, लेकिन जो परंपराएं हैं उस परंपराओं के अनुसार ये मौका मिलता है और मिलना भी चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ से परे है। जैसे लगता है कि किसी चीज का भय हो, क्या है मुझे नहीं पता। मान्य सदस्य नए जीत करके सदन के अंदर में प्रवेश करते हैं और सदन में जितने सारे मान्य विधायक लोग बैठे हुए हैं वे राजनीतिक जीवन के एक लंबे अनुभव के साथ बैठे हुए होते हैं। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि नए विधायकों को उनके समक्ष कुछ बातों को रखने में हिचक पैदा होता है। सबको नहीं, कुछ कुछ लोगों को हिचक पैदा होता है। कहीं मेरा बात सही होगा, मेरा बात हास्यास्पद होगा, हमारा बात ग्राह्य नहीं होगा, और ग्राह्य होगा। इन तमाम विचारों से उनके दिमाग में उठते रहता है। इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है कि वे जैसा भी हो सदन के अंदर में बोले। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है और सत्र की शुरुआत से पहले स्पीकर ने कहा कि सत्र के संचालन के लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि सत्र में बजट पेश किया जाएगा, साथ ही नए विधेयकों पर चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सदन की कार्यवाही हंगामेदार हो। कोई भी ये नहीं चाहता, विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इससे सदन के कामकाज पर असर पड़ता है। विधानसभा का सत्र जिस तरह का होता है उसी तरह का रहेगा। विधानसभा में सरकार बजट पेश करेगी, अनुपूरक बजट पेश करेगी,
नया वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी। दोनों बजट पर माकूल चर्चा होगा। कौन चाह रहा है कि सदन का कार्रवाई हंगामादार हो? न पक्ष चाहता है न विपक्ष चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि सदन के कार्रवाई हंगामेदार हो। अब विषय यहाँ पर यह है कि ऐसे कोई विषय है जो सरकार विचार के लिए सदन के अंदर में रखे हुए हैं, उस विचार से अगर माननीय कोई सदस्यों का सहमत नहीं होता है तो वे असहमति व्यक्त करते हैं और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। गिरिडीह में अवैध आरा मिलों पर छापेमारी करने गए वन विभाग के कर्मियों पर आरा मिल संचालकों ने पत्थरबाजी की और साथ ही हाथापाई की। धनवार प्रखंड क्षेत्र के बांधी गांव की घटना है और इस पत्थरबाजी में जेसीबी का शीशा टूट गया और 3 कर्मी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं मामला बिगड़ता देख वन विभाग ने स्थानीय पुलिस बल की मदद ली और कार्रवाई करते हुए 3 अवैध आरा मिलों को उखाड़ दिया। साथ ही जनरेटर और करीब 10 लाख की बेशकीमती लकड़ियां भी जब्त की हैं। वन विभाग अवैध आरा मिल संचालकों के खिलाफ वन अधिनियम और सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर विभागीय कार्रवाई में जुटा है। जैसे मशीन निकालने बोला था, हम निकाल रहे थे तो इधर अपना सर लोग खड़ा था, मैं बोला इन लोग साइड होगा तब निकालेंगे, तो उधर से ढेका पत्थर चालू कर दिया। चोट किसको किसको लगा हुआ है? वो मेरे को लगा 2-4 पत्थर और बाकी बात उधर तो देखे ना, मशीन लेकर के भागने चक्कर में बोले पे गाड़ी हम ले जाएंगे। इसी आवेश में हम लोग रेंजर सर से धक्का मुक्की हो गया। रेंजर सर को मार दिया। एक आदमी था, हम लोग पहचान नहीं पाए, बड़ा डंडा लेके मारने जा रहा था और वही डंडा से चोट लगी, पहचाने की। जेसीबी ऑपरेटर था तो आप देख सकते हैं जेसीबी के कांच का शीशा भी टूटा। जेसीबी ऑपरेटर जो है उसको भी क्षति आई है, तो इसको हम लोगों ने अभी इलाज कराने हेतु बाहर भेज दिया है और हम लोग अपनी कार्रवाई भी जारी रखेंगे। धनबाद में खनन विभाग के इंस्पेक्टर राहुल कुमार पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है और यह आरोप लगाया उत्तर प्रदेश के 2 कोयला कारोबारी शिवा सिंह और सौरभ यादव ने। इसे लेकर दोनों कारोबारियों ने धनबाद कोर्ट में मामला दर्ज कराया और इसके बाद सौरभ यादव के मामले में कोर्ट ने बरवा अड्डा पुलिस को जांच का निर्देश दिया। वहीं शिवा सिंह की केस को एडमिट कर लिया गया है। दोनों का आरोप है कि उनका कोयला लदा ट्रक बरवा अड्डा के जोड़ा पीपल जीटी रोड से गुजर रहा था और इसी दौरान खनन इंस्पेक्टर की ओर से जबरन 15,000 की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर धमकी दी गई और इधर पूरे मामले में जब जिला खनन पदाधिकारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। राहुल कुमार जो कि माइनिंग अधिकारी हैं, इन्होंने मेरी गाड़ी जोड़ा पीपर जो कि बरवड्डा NH हाईवे पे गाड़ी रोके और उन्होंने गाड़ी में पेपर वेरिफिकेशन के लिए मांगा। पेपर सही होने के बावजूद उन्होंने गाड़ी छोड़ने में देरी की और ऊपर से रंगदारी मांगने की कोशिश की 15,000 रुपये गाड़ी पे। मेरा कोयला 1 नंबर जो भट्ठा है, भट्ठा से उठाकर हम चंदासी और डेयरी मंडी बेचते हैं। उसके बाद राहुल कुमार सिंह ने काफ़ी दबाव डाला, अंत में हमें 15,000 उनको देना पड़ा। 1,000 रुपये महीने का डिमांड की इन्होंने जबरदस्ती। किसके द्वारा डिमांड की? ये कुछ पुलिस वाले थे या ये थे? वो पुलिस वाले ये माइनिंग इंस्पेक्टर राहुल सिविल ड्रेस में थे। कौन माइनिंग इंस्पेक्टर? कौन? राहुल कुमार। राहुल कुमार। कितने का डिमांड किए थे? ये 15,000। उनके खिलाफ एसीबी को लिख कर दिए थे आय से अधिक संपत्ति, जिसमें अकुत संपत्ति वो अर्जित किए हैं उसमें दिए हैं। एसपी साहब को भी ये लोगों ने कागज दिया है, लेकिन जब कहीं से न्याय नहीं मिला तो आज आकर न्यायालय में इन लोगों ने अपना वाद दाखिल किया है। राहुल कुमार। धनबाद जिला जो कि कोयले की राजधानी कही जाती है, यहाँ पर वैध कोयला और अवैध कोयला दोनों भी वर्तमान में चल रही है और अभी जिला सुर्खियों में इसलिए है कि यहाँ अवैध कोयला लगातार जारी है और खनन विभाग इस पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी अभियान भी चलाती है। लेकिन खनन विभाग को सड़कों में दौड़ने वाले ट्रक में जो कोयला लोड है, अगर वह वैध कागजात के भी हैं तो वह भी उन्हें अवैध लगती है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके के एक मामला सौरभ यादव ने धनबाद कोर्ट में खनन विभाग के खनन निरीक्षक राहुल कुमार के खिलाफ में आज दर्ज कराई है। कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लिया है और बरवड्डा थाना की पुलिस को जांच के लिए अग्रेसित किया है। 16 फरवरी को बरवड्डा थाना क्षेत्र में सौरभ यादव के ट्रक में जो कोयला लोड था, उस वाहन को खनन विभाग के राहुल कुमार ने पकड़ लिया था और 15,000 रुपये की मांग की थी। सौरभ कुमार ने वह रकम दे दी थी, लेकिन उसके बाद कोल व्यवसायी सौरभ कुमार ने इस मामले में कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है और आज इसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इसे लेकर
बरवड्डा थाना को जांच के लिए कहा है। हालांकि व्यवसायी को क्या न्याय मिलता है या तो कोर्ट के फैसले से पता चलेगा, लेकिन धनबाद जिला कोयले को लेकर खासकर अभी सुर्खियों में है, चाहे वह फिर अवैध कोयला हो या वैध कोयला। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। धनबाद के स्टेशन रोड में लगभग 250 फुटपाथ दुकानदारों को हटाने की घोषणा रेलवे प्रबंधन ने की है। स्टेशन रोड स्थित सड़क और जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर रेलवे प्रबंधन ने इसे लेकर अल्टीमेटम दिया था, लेकिन रेलवे के फैसले के खिलाफ अब दुकानदार सड़क पर उतर आए हैं। साथ ही खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की चेतावनी दी। सड़क पर टायर जलाकर रेलवे प्रबंधन ने के फैसले का विरोध जताया है। फुटपाथ दुकानदारों का कहना है कि रेलवे प्रशासन उन लोगों के साथ अन्याय कर रहा है और जिस जमीन से उन्हें हटाया जा रहा है वो जमीन जिला प्रशासन का है। हम लोग के रेल प्रशासन धमकी देके कल अनाउंसमेंट करके आज हम लोग के उजारा जा रहा है, जबकि होली का समय है। हमारी बाल बच्चा किस तरह से रंग अबीर खेलेंगे, इस पर प्रशासन की निगाह नहीं है। इसलिए हम लोग अभी तत्काल रोड जाम करके अपना शोध विरोध कर रहे हैं। हम लोग करीब 50 साल 3 पूरी हो गया, दादा भी थे, पिताजी भी थे, हम भी अभी यही रोडे पर है। आज तक प्रशासन पूर्व में हम नापी कराया था तो उसमें 12 फीट दीवार के अंदर जिला प्रशासन के रास्ता निकल रही है जो PWD की। आज वो नापी करा ले और अपना जमीन रेल ले और जिला प्रशासन के छोड़ के, ताकि हम लोग को बताए। जमशेदपुर में नकली शराब को लेकर उत्पाद विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। ग्रामीण इलाके में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पोटका में लगभग 5 लाख के अवैध विदेशी नकली शराब के साथ शराब बनाने का उपकरण और सरकारी लेबल को बरामद किया गया। उत्पाद कमिश्नर के मुताबिक नकली शराब निर्माण में कई सफेद पोश शामिल हैं जो इन्हें फाइनेंस करते हैं और कई बार नकली फैक्ट्री को जब्त किया जा चुका है, लेकिन बावजूद धंधा चलता रहता है। क्वाली एरिया में, क्वाली से और पटन पोटका एरिया में ये तीसरा या चौथा इस टाइप का है, जिसमें 6 केस मैं ऑलरेडी यहाँ से CID के लिए रिकमेंड कर चुका हूँ। जिसके पीछे कौन सफ़ेद पोश है, कौन सफ़ेद पोश है जो इसको फाइनेंस करता है, क्योंकि एक्साइज का इतना एक्सपर्टीज़ नहीं है जिसका उद्भेदन हो सके, ये रुक सके, क्योंकि ये जानलेवा है। आप देख रहे हैं नकली है, इसमें रैपर पकड़ाया, ढक्कन पकड़ाया, आज तो देख रहे हैं उसका सेल इन झारखंड वाला भी पकड़ा गया है, हजारों बोतल खाली पकड़ाया है, स्प्रीट पकड़ाया है, बना हुआ शराब, रंगीन शराब पकड़ाया है। लोहरदगा के जुबान थाना क्षेत्र में करीब 1.5 एकड़ की जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम हरकत में आई और मामले को संज्ञान में लेते हुए उलदाग के जंगलों में पहुंचकर अफीम की खेती को नष्ट किया। फिलहाल खेती करने वाले अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। खबर सिमडेगा से है, जहां नशे की खेती के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बानो प्रखंड में गिरदा ओपी के खजूर बहार गांव में करीब 10 डिसमिल जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने पर गिरदा ओपी पुलिस ने अफीम की खेती को नष्ट किया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है। जमीन के मालिक राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बानो का यह इलाका काफी दिनों तक PLFI उग्रवादी संगठन के प्रभाव में रहा था और यहां उग्रवादियों के संरक्षण में नशे की फसल तैयार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अवैध रूप से अफीम की खेती की जाती है, इसके सत्यापन आवश्यक करावे हेतु वे गए तो देखें कि वहाँ लगभग 10 डिसमिल जमीन पर अफीम की खेती लगा हुआ है और वहाँ पर जो खेती किराफाली कर रहा था उसी जमीन वाले को गिरफ्तार किया गया है और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अग्निवीर में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर सेना की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया। अब सेना में भर्ती पाने के लिए कैंडिडेट्स को पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही वो बहाली के लिए शारीरिक परीक्षा दे पाएंगे। इस बार की परीक्षा ऑनलाइन होगी ताकि परीक्षा में पूरी पारदर्शिता रखी जा सके। सेना भर्ती के निदेशक झारखंड में राकेश कुमार ने इसकी जानकारी दी। इसमें केवल यही बदलाव है कि पहले हमारी फिजिकल टेस्ट होते थे और लास्ट में हो रहा था रिटर्न एग्ज़ाम। ये रिटर्न एग्ज़ाम जो है इस बार ऑनलाइन कर दिया गया और प्रथम चरण में होंगे, यही इनमें फ़र्क हुआ। इससे क्या फ़ायदा? इससे जो मैंने बताया कि फ़ायदा है कि सबसे पहले तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा सभी बच्चों का,
दूसरा जितना भी हमारा बच्चों को परेशानी होती थी, जो ज़्यादा संख्या में आकर रैली में भाग लेते थे, उनको थोड़ा सा सुविधा मिलेगी, उनको परेशानी कम होगी। आपदा प्रबंधन के तहत देवघर में भूकंप से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने मातृ मंदिर पालिका उच्च विद्यालय में ये मॉक ड्रिल किया, जिसमें छात्राओं को भूकंप आने पर बचाव के बारे में बताया गया और साथ ही आपदा में घायल व्यक्ति को समय पर उपचार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई। टेबल टॉप एक्सरसाइज हमने किया है। टेबल टॉप एक्सरसाइज में क्या क्या आपदाएं के दौरान किसका क्या वो रहता है कि किस प्रकार के रूप में, किस रूप में लोग भाग लेंगे, उन चीज़ों को पहले हम डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद अभी अर्थक्वेक का एक मॉडल का शो किया जाएगा, ताकि लोगों में ये अवेयरनेस फैले कि उस दौरान किस डिपार्टमेंट का क्या काम होगा और लोगों को किस रूप में बचना है या आप आपसी सहयोग करके लोगों को बचानी है, इसके बारे में हम बताएंगे। मैं बता रहे हैं कि जब हमारे यहाँ पे भूकंप आए तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए और हम उन्हें कैसे बचाएंगे लोगों को। और फिर जब भी भूकंप आए तो हम उसे घर के बाहर निकले या फिर किसी मजबूत चीज़ के नीचे छुपे, जिससे कि हमें नुकसान ना पहुँचे और हमारे सर पे कुछ गिरे तो हमें चोट ना लगे। लोहरदगा में आपदा प्रबंधन कोषांग की ओर से जंगली हाथियों से बचाव के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डीसी की अध्यक्षता में आयोजित वर्कशॉप के जरिए लोगों में जागरूकता लाने और हाथियों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। जिले में 19 और 20 फरवरी को झुंड से बिछड़े हाथी ने उत्पात मचाते हुए 5 लोगों को कुचलकर मार डाला था, जिसके बाद लोगों में भय का माहौल था। डीसी ने जंगली हाथियों से बचाव के लिए जागरूकता को ही सबसे बड़ा हथियार बताया और साथ ही हाथियों के आने की सूचना सबसे पहले वन विभाग को देने की अपील की। डीएफओ ने जंगली हाथियों से निपटने के गुर बताते हुए पीड़ित परिवारों को जल्द सरकारी सहायता मुहैया कराने का भी निर्देश दिया। अगर कहीं सूचना आती है तो इस संबंध में जो है वो वन विभाग के पदाधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाए और खुद किसी भी प्रकार से हाथी के नज़दीक जाने की कोशिश न की जाए और अफवाहों से परहेज करना चाहिए और अपनी सुरक्षा का और अपने आजू बाजू के सभी की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए एहतियात बरतना है। और मेन यही है, हम सारे लोग एक टीम वर्क के साथ काम करना है और कोई भी सूचना आ रहा है तो तुरंत उधर का प्रशासन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, हम लोग जल्द से जल्द उसमें। कार्यशाला का उद्देश्य है कि जब हाथी आए या कोई जंगली जानवर आए तो व्यक्ति अपने को कैसे बचाए ताकि कम से कम नुकसान हो, यही इसका उद्देश्य है। पिछले अभी 4-5 दिनों में जो हाथी के चलते 5 जाने गई हैं, ऐसा दोबारा ना हो और क्षति कम से कम हो, यही हम लोग की मतलब उद्देश्य है। रांची में G20 समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजधानी की सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम की ओर से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच डोरंडा में जेसीबी के जरिए कई फुटपाथी दुकानों को ध्वस्त किया गया। इससे दुकानदारों का गुस्सा भड़क पड़ा। देखिए, ये नगर निगम जो है ना, हमारी सर्वे हो चुका है, हम लोग को सर्वे करके दिया है सर, और अभी तक हम लोग कम से कम 15-20 सालों से हम लोग का 2016 में भी सर्वे हुआ, अभी हुआ, एक फुटपाथी को सबको ये दिया। एवं यहाँ बोरे का अतिक्रमण यहाँ पे भी सर्वे करके गया है, तो जिनका सर्वे आप कीजिएगा उसको आप फुटपाथी कैसे बोलिएगा? अगर गलत है तो आप क्यों किए सर्वे? G20 समिट को लेकर राजधानी रांची में तैयारी तेज हो गई है। सामने तस्वीरों में अतिक्रमण हटाओ अभियान बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। नगर निगम और प्रशासन दोनों इस वक्त सड़क पर है। रांची में इलाके के हिसाब से कई इलाकों को खाली करा दिया गया, वही सड़क को साफ करने के लिए और जो अवैध तरीके से दुकान लगाए गए उस पर एनफोर्समेंट टीम जो है वो काफी तेज गति से काम कर रही है। सामने तस्वीरों में भी दिख रहा है किस तरीके से इलाके के हिसाब से पूरे शहर को साफ किया जा रहा है। मेन मुख्य मार्ग थे जिसमें हमारा अतिथि लोग आएंगे वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ बहुत जैसे हाईकोर्ट का एरिया है, इस एरिया में अभी तक लगा हुआ है। हम लोग का मेन मुहिम है कि जो भी अभी हाईकोर्ट के इर्द गिर्द में जो भी अतिक्रमण है या झोपड़पट्टी है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यथाशीघ्र इसको क्लियर करें ताकि इसमें सजावट की कार्रवाई हो सके। आम के बीच सबसे बड़ी अड़चन क्या आप लोगों को आ रही है सामने? देखिए, आम लोगों का जो अभी रोजी रोजगार है उनको कुछ समय के लिए बाधित हो रहा है, तो लोगों का कहना है कि हम लोग को मोहलत दिया जाए, लेकिन हम लोग 3-4 दिन पहले से भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं और इनको बोला जा रहा है कि आप लोग स्वतः हट जाइए, नहीं तो
हम लोगों को बलपूर्वक कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी। जिस कार्रवाई के दौरान कुछ लोग जो है वो खुद अपने रजामंदी से अपनी दुकान हटा ले रहे, वही कुछ लोग जो है वो लड़ाई तक भी बात आ जा रही है। बता दें कि नियम अनुसार इन्हें पहले ही लेटर के माध्यम से बताया गया है कि अपने जो दुकान है समय से पहले इसे अवैध तरीके से जहां भी निर्माण से हटा लिया जाए। लेकिन जहां भी ऐसा काम नहीं है, सड़क पर अवैध तरीके का निर्माण आ रहा है, उस पर बहुत ही सख्ती कार्रवाई की जा रही है। G20 समिट के लिए इस वक्त सड़क जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। इसके बाद ठीक सजावट का काम भी शुरू हो जाएगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। जामताड़ा में अब ड्रोन से खेतों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाएगा। कृषि विभाग की ओर से जिले के किसानों को इसका डेमो करके दिखाया जा रहा है। किसानों को यह दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से कम समय में ड्रोन से अपने खेतों में कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। ड्रोन पद्धति से कीटनाशक दवा के छिड़काव से जहां समय की बचत होगी, वहीं छिड़काव की समस्या से निजात मिलेगी। ड्रोन की तकनीक से मात्र 4 मिनट में 1 एकड़ फसल को कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। और आपको ये बताएंगे केंद्र सरकार की ओर से जामताड़ा, रांची, गुमला और चतरा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन भेजा गया है, जहां के किसानों को डेमो करके दिखाया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से किसानों के खेतों में दवा का छिड़काव किया जाएगा, जिससे किसानों की समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, दवा की बचत होगी। ये नया टेक्नोलॉजी है। पहले किसान भाई लोग मैनुअल टेक्नोलॉजीज करते थे, अभी जो किसान भाई लोग ये ड्रोन से करेंगे तो लोगों को बहुत फायदा है। ड्रोन का ये हम लोग का प्रोजेक्ट जो नई तकनीक है, ये नई तकनीक का प्रत्याक्षण अभी हम लोग के यहाँ किया गया है। झारखंड में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लाया गया है और 4 जिलों में इसको कर रहे हैं। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तहत में ये हम हेडक्वार्टर रांची में दो है ड्रोन का आएगा, और जामताड़ा में एक रहेगा, और जामताड़ा जिला में एक आएगा, और एक आ रहा है हम लोग का चतरा जिला में, और गुमला बिशुनपुर जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे भी। तो 4 जिले में ये ड्रोन की तकनीकी जो है ये उसका आ रहा है। बोकारो में कसमार प्रखंड के मधुकरपुर पंचायत में सबसे अधिक हरी सब्जियों की खेती होती है। यहाँ चंडीपुर और जम्हार गांव में करीब 6000 से अधिक एकड़ में लोग सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जी की खेती को लेकर इसे बोकारो का पंजाब कहा जाता है। यहाँ रहने वाले लोग पीढ़ियों से सब्जी की खेती कर रहे हैं, लेकिन सही व्यवस्था नहीं रहने से इन्हें परेशानियां होती हैं। उपज अधिक होने से किसानों को हरी सब्जियों की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। गर्मी के मौसम में सिंचाई भी परेशानी का सबब है। लोगों का दावा कि अगर सरकार इन्हें सिंचाई सुविधा दे, पूरे झारखंड को सब्जी खिलाने के साथ दूसरे राज्यों में भी सब्जियां भेज सकते हैं। वहीं सब्जी के स्टोरेज के लिए भी कोल्ड स्टोरेज की डिमांड उठ रही है। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के मधुकरपुर पंचायत में जम्हार और चंडीपुर एक इलाका है, जहां के प्रत्येक लोग खेती पर निर्भर है, और यहाँ के जो किसान हैं खेती पर ही निर्भर हैं, और पूरे घर के परिवार, बाल बच्चे सब इसी में ही अपना पूरा जो 100% देते हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि जम्हार का यह इलाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गोभी की खेती जम के हो रही है, लेकिन किसानों का दर्द यह है कि उन्हें मार्केट नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। अगर मार्केट है भी तो कीमत इतनी कम है कि लोग परेशान हैं। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि सरकार अगर इस इलाके में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कर दे तो हम लोग कम कीमत के दौरान उसे कोल्ड स्टोरेज पर रखने का काम करेंगे, और जब वह महंगा होगा तो उसे बेचने का काम करेंगे। लेकिन राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो हम यही चाहते हैं कि राज्य में जो किसान हैं, किसानों की जो स्थिति है, आय को दोगुनी करने की बात केंद्र और राज्य सरकार करती है, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं। सिर्फ एसी कमरों में बैठकर जो है पॉलिसी बनती है, और इसका लाभ यहाँ के किसानों को नहीं मिल पाता है। तो हमारा दिखाने का उद्देश्य यही था कि सरकार इस पर ध्यान दे और किसानों की आय को दोगुनी करने का काम करे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।